नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। आज राजधानी रांची बंद, सड़कों पर उतरे समर्थक, रिंग रोड से एयरपोर्ट तक करा रहे बंद, अलर्ट मोड पर पुलिस, नहीं चला पब्लिक ट्रांसपोर्ट। झारखंड की राजधानी रांची में बंद का असर दिन चढ़ने के साथ नजर आने लगा है। 40 से अधिक आदिवासी संगठनों और सरना समितियों की ओर से सिरमटोली फ्लाईओवर में रैंप बनाए जाने का विरोध किया जा रहा है। इसी को लेकर आज का बंद बुलाया गया है। सुबह सुबह की समर्थक सड़कों पर उतर आए और बंद कराना शुरू कर दिया। बंद समर्थक सबसे पहले शहर के बाहरी इलाके रिंग रोड, नामकुम जैसे जगहों पर टायर जलाएं और गाड़ियों को रोका। दिन चढ़ने के साथ ही बंद का असर शहर के भीतर भी नजर आने लगा। रातों के तिलता चौक से लेकर पिस्का मोड़, कचहरी, कांके रोड, अरगोड़ा, हरमू, अशोकनगर, कटहल मोड़, डोरंडा बाजार से लेकर एयरपोर्ट रोड तक जाम कर दिया। समर्थक हाथों में बांस बल्लियां लिए लोगों को रोक रहे थे। वे दुकानें भी बंद करा रहे थे। आज के इस बंद का असर आमजन पर सीधा पड़ रहा है। बंद की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं के बराबर सड़कों पर है। इक्का दुक्का ऑटो और ई रिक्शा सड़कों पर नजर आए। ये ऑटो और ई रिक्शा उन्हीं चालकों में चलते नजर आए जहां तक बंद समर्थक नहीं पहुंचे। हालांकि कुछ हद तक दुकानें भी खुली रहीं। बंद का मिला जुला असर शहर में दिखा। राजधानी रांची के अधिकांश चौक चौराहों पर प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम कर दिया है। प्रदर्शन से शहर की सड़कें वीरान सी हो गई हैं। शहर में अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि प्रशासन की ओर से अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की बात कही गई थी, पर जहां भी पुलिस दिख रही है वह मूक दर्शक बनी हुई है। बंद के दौरान ही पिस्का मोड़ के पास एक व्यक्ति को मिर्गी का दौरा पड़ गया। आनन फानन में उसे रिम्स भेजा गया। झारखंड में ईद को लेकर खास अलर्ट, स्पेशल ब्रांच ने डीसी एसपी को भेजा पत्र। ट्रैफिक सुरक्षा, सोशल मीडिया पर नजर समेत 4 पॉइंट पर फोकस। झारखंड में पर्व त्योहार के दौरान इस साल उपद्रव की 7 घटनाएं हो चुकी हैं। इसमें से केवल सरस्वती पूजा के दिन ही 4 घटनाएं हुई। झारखंड पुलिस अब ईद को ध्यान में रखते हुए विशेष सतर्कता बरत रही है। झारखंड पुलिस के स्पेशल ब्रांच ने आगामी ईद को देखते हुए विशेष अलर्ट जारी किया है। स्पेशल ब्रांच की ओर से सभी जिले के डीसी और एसपी को पत्र लिखा गया है। इस पत्र में स्पेशल ब्रांच ने 4 पॉइंट्स पर जिलों को अलर्ट रहने और तैयारी रखने को कहा है। राज्य में 31 मार्च को ईद मनाई जा सकती है। हालांकि चांद दिखने के अनुसार तारीख में बदलाव हो सकता है, पर ईद को लेकर अलर्ट जारी है। स्पेशल ब्रांच की ओर से भेजे गए लेटर में कहा गया है कि 28 मार्च को सामूहिक नमाज राज्य के अलग अलग जगहों पर पढ़ी जाती है। इस दौरान जो बड़ी समस्या आती है वह ट्रैफिक होती है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा को लेकर परेशानी होती है। त्योहार के लिए यह दिन काफी खास होता है। ऐसे में इस मौके पर विशेष निगरानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है। त्योहार के दौरान भीड़ जमा होती है, असामाजिक तत्व भी सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। बैंकों की हड़ताल टली, अब 24 और 25 मार्च को खुले रहेंगे सारे बैंक। बैंक ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। 24 और 25 मार्च को होने वाली देशव्यापी बैंक हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने यह फैसला सरकार और बैंक यूनियनों के बीच हुई बैठक के बाद किया है। शुक्रवार को नई दिल्ली में मुख्य श्रमायुक्त की मध्यस्थता में एक बैठक हुई, जिसमें वित्त मंत्रालय और बैंक यूनियनों के बीच सकारात्मक चर्चा की गई। वित्त मंत्री और वित्त सचिव ने यूनियनों को उनकी मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया है, जिसके बाद हड़ताल को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में इंडियन बैंक एसोसिएशन और वित्तीय सेवा विभाग के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। हड़ताल स्थगित होने के बाद 24 और 25 मार्च को बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी। सरकारी और निजी दोनों बैंकों में कामकाज प्रभावित नहीं होगा। यूएफबीयू और सरकार के बीच अगली बैठक 22 अप्रैल 2025 को होगी, जिसमें बैंक कर्मियों की मांगों पर आगे की चर्चा की जाएगी। इसके अलावा इंडियन बैंक एसोसिएशन को प्रगति रिपोर्ट सबमिट करने के निर्देश दिए गए हैं। इस फैसले से बैंक ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब उन्हें नकदी निकासी, चेक क्लियरेंस और अन्य बैंकिंग सेवाओं में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। चतरा में जुड़वा बच्चों के साथ जिंदा जली मां, दिल्ली में मजदूरी करता है पति। झारखंड के चतरा में श्रीवी देवी नाम की महिला 2.5 माह के जुड़वा बच्चों के साथ जलकर मर गई। आग लगने की यह घटना कैसे घटी है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। बताया जा रहा है कि महिला अपने घर में बच्चों के साथ रहती थी। उसका पति दिलीप यादव दिल्ली में मजदूरी करता है। घटना जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के करिहारा गांव की है। इधर घटना की सूचना मिलते ही प्रतापपुर थाना के एसआई रंजीत कुमार और एएसआई विनोद कुमार तिवारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने महिला और उसके दोनों शिशुओं प्रियांशु और दिव्यांशु के जले हुए शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल चतरा भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक महिला के ससुर घर पर छोटे मोटे काम करते हैं। घटना के समय वह भी घर से बाहर गए हुए थे। जब ससुर घर लौटे तो उन्होंने देखा कि बहू और उसके दोनों बच्चे जले हुए हालत में पड़े हैं। उन्होंने तुरंत शोर मचाया, जिसके बाद गांव के लोग मौके पर पहुंचे। इसके बाद प्रतापपुर पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। इस दर्दनाक घटना को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि यह कोई दुर्घटना थी या फिर किसी ने साजिश के तहत उसे जलाया है, इस बारे में अभी तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस की माने तो वे सभी संभावित एंगल से मामले की जांच कर रही है।
रेलवे ट्रैक में फंसी बाइक, युवक की मौत, 1 घंटे बाधित रहा ट्रेनों का परिचालन। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन के पास एक दर्दनाक घटना घटी है। एक युवक मोटरसाइकिल के साथ ट्रैक पर फंस गया था। उसी वक्त मालगाड़ी गुजर रही थी, जिसकी चपेट में युवक आ गया और उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह बाइक से ट्रैक की दूसरी ओर जाने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान यह घटना घटी। घटना शनिवार की अहले सुबह करीब 2:55 पर हुई है। युवक की पहचान कंचन कुमार राज के रूप में की गई है। इस घटना के बाद डाउन लाइन पर सवारी व एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन 1 घंटे तक बाधित रहा। वहीं मालगाड़ियों का परिचालक दूसरे ट्रैक से कराया गया। सूचना मिलने के बाद रेलवे नियंत्रण कक्ष द्वारा पटना बरकाकाना पलामू एक्सप्रेस को घंटे भर गढ़वा रोड स्टेशन पर रोक कर रखा गया। रेलवे अधिकारियों के अनुसार ट्रैक में मोटरसाइकिल फंस जाने के कारण युवक मालगाड़ी की चपेट में आ गया और मौके पर उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद स्थानीय रेल प्रबंधन द्वारा घायल युवक को MMDH ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोडरमा में हाथियों का 1 महीने से उत्पात। हाथियों के झुंड ने खेत में खड़ी फसलें रौंद दी। 1 दर्जन कच्चे घरों को किया क्षतिग्रस्त। कोडरमा में जंगली हाथियों का आतंक पिछले 1 महीने से जारी है। हाथियों का झुंड किसानों की फसलें नष्ट करने के बाद अब कच्चे घर को भी नुकसान पहुंचा रही है। कोडरमा थाना क्षेत्र के तारा घाटी में शनिवार सुबह हाथियों के झुंड ने 1 दर्जन से अधिक झोपड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। इससे पहले जयनगर थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों का झुंड घुस गया था। इन हाथियों ने खेतों में लगी गेहूं और प्याज की फसलों को रौंद दिया। वन विभाग के कर्मचारियों ने जयनगर के केंदुआ टांड के हाथियों को बराकर नदी के पार खदेड़ा, लेकिन कुछ घंटों में ही हाथी वापस लौट आए। इस बार उन्होंने जयनगर के रुपाईडीह, मतौनी, नईटांड और नवाडीह में उत्पात मचाया है। अब यह झुंड कोडरमा थाना क्षेत्र के तारा घाटी पहुंच गया है। हाथियों की बड़ी संख्या से लोग दहशत में हैं। वन विभाग के लोग हाथियों को इलाके से बाहर निकालने के लिए विशेषज्ञों की टीम बुलाने की तैयारी कर रहे हैं। डोरंडा में 2 गुटों के बीच फायरिंग। कुख्यात अली के गुर्गों ने 4 को मारी गोली। डोरंडा स्थित बेलदार मोहल्ला में शुक्रवार देर रात 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान कुख्यात अपराधी अली के गुर्गों ने 4 लोगों को गोली मार दी। घायलों में इमरान, तबरेज, नदीम और अंजुम शामिल हैं। फायरिंग के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। चूंकि रमजान का समय था, इसलिए कई लोग सड़क पर मौजूद थे। गोलियों की आवाज सुनते ही लोग इधर उधर भागने लगे। सूचना मिलते ही कई थानों में पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया। पुलिस ने घायलों को रिम्स में भर्ती कराया, जहां एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायल इमरान ने पुलिस को बताया कि अली के लोगों ने इम्मू के साथ नीम चौक पर मारपीट की थी। मामला डोरंडा थाना भी पहुंचा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी के बाद रात में दोनों गुट भिड़ गए और अली के गुर्गों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलीबारी की घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। अपराधियों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रांची के डोरंडा में हुई यह फायरिंग घटना शहर में बढ़ते गैंगवार और अपराधियों के बढ़ते हौसले को दर्शाती है। पुलिस जांच कर रही है यह मामला पुरानी रंजिश का परिणाम था या किसी और वजह से गुटों के बीच हिंसा भड़की। जमशेदपुर में ट्रैफिक थानेदार ASI उगाही पर भिड़े। एक गाड़ी का 2 बार काटा चालान, सस्पेंड। हंगामे के बीच छूट गई परीक्षा। जमशेदपुर में एक ही गाड़ी का आधे घंटे में एक ही जुर्म पर 2 बार चालान काट दिया गया। इसके बाद उगाही को लेकर ट्रैफिक थानेदार और ASI आपस में भिड़ गए। जोरदार हंगामा शुरू हो गया और इस बीच स्कूटी सवार की परीक्षा भी छूट गई। पूरा मामला मानगो का है। मानगो ट्रैफिक पुलिस द्वारा कर्मशास्त्री नगर निवासी शाहिद कलाम को आधे घंटे में ही 2 बार एक ही जुर्म में चालान काट दिया गया। दोनों बार नाबालिग की गाड़ी चलाने का आरोप है। इस आरोप में पहले ASI ने 1000 रुपए का चालान काटा। फिर मामला ट्रैफिक थाना में पहुंचा तो थानेदार ने 25,000 का चालान काट दिया। इस पर नाबालिग, उसके परिवार और विधायक प्रतिनिधि बप्पू सिंह ने मानगो ट्रैफिक थाना पहुंचकर विरोध किया। 1000 का चालान जमा करने के बाद गाड़ी छोड़ने की मांग रखी। तभी वहां पब्लिक के सामने थानेदार व ASI आपस में भिड़ गए। ASI ने थानेदार पर जबरन उगाही का आरोप लगा डाला, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। झारखंड में आज शाम तक बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी। झमाझम बारिश व ओलावृष्टि से गिरा पारा, 32 के नीचे पहुंचा अधिकतम तापमान। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत झारखंड के सभी जिलों में 20 मार्च से मौसम बदल चुका है। लगभग पूरे राज्य में तेज हवा के साथ वज्रपात, मेघ गर्जन, ओलावृष्टि और बारिश शुरू हो चुकी है। लगातार हो रही इस बारिश ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। गढ़वा, पलामू और धनबाद जिले से शुरू हुई बारिश बीते 2 दिनों में पूरे राज्य में प्रभाव डाले हुए है। तेज हवा और बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने से गुमला के चैनपुर प्रखंड स्थित संत अन्ना उच्च विद्यालय की छात्रा लक्ष्मीनिया केरकट्टा की मौत हो गई है। वहीं लोहरदगा जिले के कुडू में तुलू राव की मौत हो गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक बंगाल की खाड़ी की नम हवा और उत्तर भारत से आ रही हवा के कारण पूरे झारखंड में बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की माने तो यही स्थिति 23 मार्च को भी रहेगी। इधर लगातार हो रही बारिश ने फसल को नुकसान पहुंचाया है और मांझी में बंधा गोभी, फूल गोभी, नेनुआ, खीरा, करेला, टमाटर, पालक, धनिया, मिर्च और
पुदीना लगा है, सब्जियों को काफी नुकसान पहुंचा है। पालक व धनिया के पौधे तेज आंधी व बारिश से गल गए हैं। इसी तरह रांची के तुपुदाना, इटकी, बेड़ों में सब्जी की फसल को नुकसान पहुंचा। आम, लीची के मंजर और टिकोरे को भी क्षति पहुंची है। झारखंड में होल्डिंग टैक्स की विसंगतियां दूर की जाएगी। सरकार ने शनिवार को विधानसभा में आश्वासन दिया कि राज्य में होल्डिंग टैक्स व फ्लैट के निबंधन की दर संबंधित विसंगतियों को दूर किया जाएगा। खासकर कोडरमा जिले के प्रभारी मंत्री रामदास सोरेन ने सदन को बताया कि 1 अगस्त से पहले बैठक बुलाकर कोडरमा जिले की होल्डिंग टैक्स व फ्लैट निबंधन संबंधित विसंगतियों को अवश्य दूर कर लिया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री सुदेव्य कुमार सोनू ने भी विसंगतियों को दूर करने पर गंभीरता से प्रयास किए जाने का आश्वासन दिया है। इससे पहले भाजपा विधायक नीरा यादव अपने ध्यानाकर्षण के माध्यम से खासकर कोडरमा जिले में फ्लैट और जमीन के होल्डिंग टैक्स एवं निबंधन दर में अत्यधिक वृद्धि किए जाने का सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हजारीबाग, धनबाद व अन्य जिलों में सर्किल रेट पर निर्धारित होल्डिंग टैक्स कोडरमा की अपेक्षा बहुत कम है। इसको लेकर कोडरमा में आंदोलन भी हो रहा है। उनका यह भी कहना था कि पिछले 5 वर्षों से वह सदन में कई बार इस विषय को उठा चुकी हैं। हर बार सरकार डीसी की अध्यक्षता में बैठक बुलाकर निदान कर लेने का आश्वासन देती है, लेकिन यह आश्वासन कभी पूरा नहीं हो रहा है। इसके जवाब में प्रभारी मंत्री ने कहा कि इस बार 1 अगस्त से पूर्व बैठक होगी और निदान निकालने का प्रयास कर लिया जाएगा। सुदेव्य कुमार सोनू का यह भी कहना था कि होल्डिंग टैक्स का निर्धारण सर्किल रेट पर किए जाने का प्रावधान है। विधानसभा के अंदर फोन पर बात कर रहे थे मंत्री हफीजुल, अध्यक्ष ने जब्त किया फोन। झारखंड विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव सरकार से सवाल पूछ रहे थे। मंत्री सुदेव्य सोनू प्रदीप यादव को जवाब दे रहे थे। इस दौरान मंत्री हफीजुल हसन फोन पर किसी से बात करने लगे। प्रदीप यादव बीच में रुके और कहा, ए मंत्री जी, आप फोन पर बात कर रहे हैं, इससे मुझे दिक्कत हो रही है। तभी विधानसभा अध्यक्ष ने पूछा कि कौन मंत्री फोन पर बात कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि कल हेमलाल मुर्मू जी ने भी फोन से दिक्कत होने की बात कही थी और आज फिर ऐसा हुआ है, इसलिए फोन को जमा कीजिए। साथ ही अध्यक्ष ने सभी मंत्री और विधायकों से कहा कि चलते सदन के दौरान वो फोन लेकर ना आए तो अच्छा होगा। 1 महीने में हो जाएगा एससी आयोग का गठन, चमरालिंडा। कल्याण मंत्री चमरालिंडा ने सदन को आश्वस्त किया है कि 1 महीने के भीतर अनुसूचित जाति आयोग का गठन कर लिया जाएगा। इसकी नियमावली भी तैयार कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि पूर्व की नियमावली में विसंगतियां थीं, इस कारण उसे फिर से बनाया जा रहा है। संविधान की विभिन्न धाराओं के मद्देनजर नियमावली बनाने में थोड़ा वक्त लग रहा है। उन्होंने अनुसूचित जाति के विधायकों से नियमावली को लेकर सुझाव देने का भी आग्रह किया है। इससे पूर्व भाजपा विधायक मंजू देवी ने आयोग का गठन नहीं होने का सवाल खड़ा किया था। उनका कहना था कि 2020 के बाद से आयोग का गठन नहीं हुआ है। 5 साल से आयोग का गठन क्यों नहीं हो रहा। झारखंड के सरकारी स्कूलों में बड़ा बदलाव, अब नहीं होगी साप्ताहिक परीक्षा। सरकारी स्कूलों में रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग प्रोजेक्ट के तहत बच्चों का मूल्यांकन साप्ताहिक की जगह मासिक किया जाएगा। अभी तक स्कूलों में यह परीक्षा प्रत्येक शनिवार को होती थी, लेकिन अब यह परीक्षा महीने में 1 बार होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर न केवल मासिक मूल्यांकन संबंधित कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान की है, बल्कि इसे लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसके तहत मासिक मूल्यांकन उत्कृष्ट एवं मॉडल विद्यालयों के साथ साथ सभी सरकारी एवं सहायता प्राप्त गैर सरकारी तथा अल्पसंख्यक विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं के लिए होगा। जारी अधिसूचना के अनुसार मासिक मूल्यांकन का कार्यक्रम JCERT द्वारा जारी किया जाएगा। प्रत्येक विषय की परीक्षा में 50% प्रश्न वस्तुनिष्ठ तथा इतने ही विषयनिष्ठ होंगे। प्रश्न संबंधित जिले के डाइट द्वारा तैयार किया जाएगा। परीक्षा के लिए 2 से 3 दिन की अवधि माह के प्रथम सप्ताह में आरक्षित की जाएगी। प्रश्न पत्र एवं उत्तर कुंजी गुरुजी ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रश्नों को ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाएगा तथा बच्चों को उपलब्ध कराई जाने वाली नोटबुक में ही एक नोटबुक इस परीक्षा के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। हालांकि जारी अधिसूचना में यह भी कहा है कि शिक्षक अपनी सुविधा के अनुसार उचित माध्यम का प्रयोग करते हुए भी परीक्षा का संचालन कर सकते हैं। टाटा वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस पलामू से चले, पलामू सांसद ने केंद्रीय रेल मंत्री से रखी मांग। पलामू केंद्रीय बजट में टाटा से वाराणसी तक वंदे भारत एक्सप्रेस चलने की घोषणा की गई है। इस वंदे भारत एक्सप्रेस को पलामू के रास्ते चलाने की मांग की जा रही है। फिलहाल पलामू के रास्ते सप्ताह में 1 दिन रांची से पटना वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है। पलामू से भाजपा सांसद विष्णु दयाल राम ने पलामू समेत पूरे झारखंड में कई रेल परियोजनाओं एवं ट्रेनों को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है। इस दौरान पलामू सांसद ने वंदे भारत एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस,
गरीब रथ एक्सप्रेस को लेकर भी कई मांग रखी है। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने केंद्रीय रेलवे मंत्री से टाटा वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस को पलामू के रास्ते चलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस टाटा, रांची, लोहरदगा और पलामू के रास्ते चले। इस रेड रूट पर बेहद ही कम ट्रेन है। वंदे भारत एक्सप्रेस चलने से इलाके को लोगों को काफी फायदा होगा। 3 दिनों में उपायुक्तों से मांगी गई रिपोर्ट, जल्द होगा ओलावृष्टि से नुकसान हुए किसानों को मुआवजे का भुगतान। शिल्पी नेहा तिर्की। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने विधानसभा में कहा कि ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के मामले में उपायुक्त को 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त की रिपोर्ट आते ही किसानों को नुकसान के विरुद्ध मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। मंत्री ओलावृष्टि को लेकर प्रदीप यादव, अनंत प्रताप देव और अन्य विधायकों द्वारा उठाए गए सवाल पर सरकार का पक्ष रख रही थी। एससी आयोग के गठन के लिए 1 माह में तैयार होगी नियमावली, विधि विभाग से मिली मंजूरी। अनुसूचित जाति आयोग के गठन के लिए 1 महीना के अंदर नियमावली तैयार कर ली जाएगी। इस संबंध में विधि विभाग से मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अभी कार्मिक वित्त विभाग से मंजूरी मिलना बाकी है। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने सभी अनुसूचित जाति के विधायकों से सुझाव मांगे हैं। अनुसूचित जाति आयोग का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाना है। यह आयोग विभिन्न मुद्दों पर सिफारिशें करेगा और सरकार को सलाह देगा ताकि इन जातियों के विकास के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सके। रांची बंद और डोरंडा फायरिंग पर सियासी संग्राम, राष्ट्रपति शासन लगाने की उठी मांग। झारखंड की राजधानी रांची में डोरंडा इलाके में हुई गोलीबारी और उसके विरोध में आहूत रांची बंद को लेकर सियासत गर्मा गई है। इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। जहां सत्ता पक्ष ने घटना की जिम्मेवारी सरकार पर थोपने को अनुचित बताया, वहीं विपक्ष ने राज्य की कानून व्यवस्था को पूरी तरह विफल करार देते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठाई है। डोरंडा इलाके में हुई गोलीबारी की घटना को लेकर मंत्री इरफान अंसारी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी घटना के तुरंत बाद सरकार को कटघरे में खड़ा करना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है और सीनियर एसपी स्वयं इसकी निगरानी कर रहे हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि इस तरह की घटनाएं पहले की सरकारों में भी होती थी, लेकिन मौजूदा सरकार अपराध नियंत्रण को लेकर प्रतिबद्ध है और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। गंभीर मरीजों को हेलीकॉप्टर से लाने के लिए सदर अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में बनेगा हेलीपैड। राज्य सरकार ने विधानसभा सत्र के दौरान जो भी घोषणाएं की है, अगर पूरी हो जाए तो निश्चित ही राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था की दशा बदल जाएगी। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने घोषणा की है कि रिम्स समेत राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेज और सभी जिला अस्पतालों में हेलीपैड बनाया जाएगा ताकि गंभीर मरीजों को सड़क मार्ग से एम्बुलेंस में चिकित्सक संस्थान तक लाने में जाम के चक्कर में गोल्डन पीरियड बर्बाद न हो। गंभीर मरीजों के लिए राज्य सरकार हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रही है। यदि कोई रोगी गोड्डा के जिला अस्पताल में इलाजरत है, स्थिति गंभीर है, तो आपात स्थिति में हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस के माध्यम से लोगों को उच्चतर चिकित्सक संस्थानों में इलाज के लिए भेजा जाएगा। राज्य में हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की सेवा शुरू होने से गंभीर मरीजों को उच्च चिकित्सक संस्थान पहुंचने में समय की बचत होगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 का 29 मार्च को होगा अंतिम वर्किंग डे। वित्तीय वर्ष 2024-25 का अंतिम कार्य दिवस 29 मार्च को होगा। इसकी जानकारी कोषागार एवं सांस्थिक वित्त निर्देशालय के निदेशक राजेश्वरी बी ने दी है। निदेशक ने बताया कि 29 मार्च को सभी कोषागार, उप कोषागार एवं संबंधित बैंकों की शाखाएं रात 11 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा डोरंडा कोषागार एवं प्रोजेक्ट भवन कोषागार 29 मार्च को अन्य कार्य दिवस की भांति खुले रहेंगे। निदेशक ने निर्देश दिया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतिम कार्य दिवस 29 मार्च 2025 को प्राप्त विपत्रों को पारित कर भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। झारखंड में बीटेक और डिप्लोमा लेटरल एंट्री एडमिशन शुरू, आवेदन 16 मई तक। झारखंड में बीटेक और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में लेटरल एंट्री के इच्छुक छात्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा पार्षद ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी है। इच्छुक छात्र की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अमन साहू के बाद झारखंड के यह चर्चित गैंगस्टर एटीएस के रडार पर, इंटरपोल के सहयोग से गिरफ्तार करने की है योजना। अमन साहू के एनकाउंटर के बाद अब धनबाद के चर्चित गैंगस्टर प्रिंस खान भी अब एटीएस के रडार पर है। उसे ट्रैक कर इंटरपोल के सहयोग से गिरफ्तार करने की योजना है। इसके लिए डीजीपी अनुराग गुप्ता ने एटीएस को जिम्मेदारी भी दी है। कुछ दिन पहले ही गैंगस्टर मयंक सिंह की अजरबैजान से गिरफ्तारी को और उसे प्रत्यर्पण संधि के झारखंड लाने की मंजूरी मिली थी। गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ पहले से रेड कॉर्नर नोटिस जारी है। उसका पासपोर्ट भी रद्द किया जा चुका है। पूर्व में उसके संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में छिपे होने की बात सामने आ चुकी है। इसके अलावा डीजीपी ने अजरबैजान और मलेशिया के में सक्रिय 2 इंटरनेशनल मोबाइल नंबर की जांच करने की जिम्मेवारी एटीएस को दी है, क्योंकि इन दोनों नंबरों से झारखंड के लोगों को धमकी देने की जानकारी डीजीपी को मिली थी। डीजीपी ने मोबाइल नंबर के आधार पर विदेश में छिपे अन्य लोगों की पहचान कर झारखंड से जुड़े अपराधियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ऐसे लोगों की पहचान कर सबसे पहले जारी पासपोर्ट को रद्द कराने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा केस में आरोपी की पहचान होने के बाद उनके खिलाफ इंटरपोल के सहयोग से
रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है। रामदास सोरेन ने कहा, रघुवर नगर किसने बसाया? पूर्णिमा बोली, जांच कर ले। शनिवार को विधानसभा में जमशेदपुर के चर्चित 86 बस्तियों के मालिकाना हक का मुद्दा गूंजा। भाजपा विधायक और रघुवर दास के बहू पूर्णिमा दास साहू ने अपने ध्यानाकर्षण के माध्यम से सरकार से जानना चाहा कि 86 बस्तियों के लोगों को कब तक मालिकाना हक दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूर्व की सरकार ने 2018 में मालिकाना हक दिए जाने को लेकर नियमावली बनाई थी। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा, झामुमो और अन्य दलों के नेताओं ने इस बस्ती के लोगों को मालिकाना हक देने की बात कही थी। झामुमो विधायक कल्पना सोरेन ने भी उस बस्ती में जाकर लोगों को मालिकाना हक देने का आश्वासन दिया था, लेकिन इस पर सरकार की ओर से क्यों नहीं कोई कार्रवाई की जा रही है। जवाब में प्रभारी मंत्री दीपक बिरुआ ने बताया कि 2018 के नियम के तहत केवल 3 आवेदन ही आए हैं, अन्य लोगों ने आवेदन ही नहीं दिया। इसी बीच झामुमो विधायक रामदास सोरेन उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा कि उस इलाके में रघुवर नगर किसने बसाया? उस नगर में विधायक मद से राशि कैसे खर्च की गई? पलटकर जवाब देते हुए पूर्णिमा दास साहू ने जांच कर लेने की मांग कर डाली। झारखंड सरकार प्रखंडों में फंड के आवंटन में असामान्य वितरण रोकेगी। राज्य के प्रखंडों में फंड के असामान्य वितरण को रोकने की नीति सरकार बना रही है। मंत्री सुदेव कुमार ने डीएमएफटी फंड के प्रखंडों में असामान्य तरीके से आवंटन के जवाब में कहा कि सैद्धांतिक सहमति है कि अनटाइड फंड में नीतिगत परिवर्तन किया जाएगा। जनसंख्या, पिछड़ापन व आकांक्षी जिले की अर्हता के आधार पर समान वितरण का फॉर्मूला बनेगा। राज्य सरकार क्रिटिकल गैप भरेगी। विधायक मनोज यादव ने ध्यानाकर्षण के जरिए सवाल उठाया था कि योजना विकास विभाग के संकल्प के अनुसार जनसंख्या व पिछड़ेपन के हिसाब से डीएमएफटी का आवंटन किया जाता है। डीएमएफटी का आवंटन कई प्रखंडों में काफी कम मिल रहा है। उन्होंने मांग की कि जहां डीएमएफटी आच्छादित नहीं है वहां दूसरे अनटाइड फंड से आवंटन बढ़ाया जाए। ध्यानाकर्षण का जवाब देते हुए मंत्री सुदेव कुमार ने कहा कि 9 खनन वाले जिले धनबाद समेत अन्य जिलों में प्रखंडों में डीएमएफटी राशि के वितरण में असमानता आ गई है। राज्य में सीमित संसाधन है। सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि भारत सरकार की गाइडलाइन को संशोधित किया जाए। केंद्र से सहयोग की अपेक्षा होगी। इस संबंध में सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। सुदेव कुमार ने कहा कि जनहित की राशि का समान वितरण हो, ये सदस्यों को सोचना पड़ेगा। जेएसएलपीएस में 3 दिवसीय अनलॉकिंग झारखंड लाइवलीहुड पोटेंशियल वर्कशॉप का आयोजन संपन्न। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 19 से 21 मार्च तक रांची में 3 दिवसीय अनलॉकिंग झारखंड लाइवलीहुड पोटेंशियल कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य राज्य में सफल आजीविका मॉडल और उत्कृष्ट योजनाओं पर चर्चा करना तथा कृषि, गैर कृषि क्षेत्र, कौशल विकास और डिजिटल नवाचार के माध्यम से सतत आजीविका मॉडल को बढ़ावा देने के लिए सहयोग और क्रियान्वयन रणनीतियों का विकास करना था। कार्यशाला का उद्घाटन सीईओ जेएसएलपीएस कंचन सिंह तथा अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर दीपक उपाध्याय एसपीएम ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इस इकाई का मुख्य उद्देश्य भारत में किए जा रहे नवीन कार्यों का संकलन और क्रियान्वयन करना है। वनांचल के नाम से आंदोलन करने वालों को नहीं मिलेगा पेंशन और नौकरी का लाभ। शनिवार को विधानसभा में सरकार ने सीधे और स्पष्ट रूप में कहा है कि झारखंड के लिए आंदोलन करने वालों को ही पेंशन और नौकरी का लाभ दिया जाएगा। वनांचल या अन्य मांगों को लेकर आंदोलन करने वालों को कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। इससे पहले भाजपा विधायक अमित कुमार यादव ने यह सवाल खड़ा किया था कि वनांचल के नाम पर आंदोलन करने वालों को क्यों नहीं लाभ दिया जा रहा है। नाम भले ही अलग है, लेकिन वे लोग भी अलग राज्य के लिए ही आंदोलन किए थे। उदाहरण के रूप में कोडरमा जेल जाने वाले प्रकाश चौधरी, दुर्गा चौधरी और अन्य का आवेदन चिन्हितीकरण आयोग ने रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने यह भी कहा है कि देश की आज़ादी के लिए अलग अलग दल एवं बैनरों के एवं नीचे आंदोलन किए गए हैं, फिर देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले अन्य दलों व संगठनों के नेताओं को लाभ नहीं मिला क्या? सीपी सिंह ने भी यही बात कही है। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय समरेश सिंह के नेतृत्व में भाजपा ने अलग राज्य का आंदोलन किया था, इसलिए अलग राज्य के लिए आंदोलन करने वाले सभी आंदोलनकारी को लाभ मिलना चाहिए। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।